आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं के नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पिछला भाग खत्म हुआ था। अगर वो नहीं देखे रहोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर की बात का जवाब देते हुए फिर संतोष ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा नैनीताल से देहरादून तबादला हुआ है। मुझे एक घर की ज़रूरत थी तो मैंने अखबार में इसका एडवर्टाइजिंग देखा था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा आलीशान बंगला है और इसका किराया भी शहर में हर एक घर से बहुत कम है और बहुत बजट फ्रेंडली है। फिर डॉक्टर ने कहा, अच्छा, अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा क्लिनिक यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं और मेरा घर भी यहीं पास में ही है और मैंने अक्सर देखा है ये बंगला खाली ही रहता है। बस साल या 6 महीने में ही कोई एक फैमिली आती है इसमें रहने के लिए, फिर उसके बाद ये बंगला खाली रहता है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। डॉक्टर तो इतना कहकर चले गए, पर शायद अब संतोष को भी डॉक्टर की बातें थोड़ी समझ में आ गई थी। डॉक्टर ने साफ साफ तो नहीं बताया कि ये बंगला ठीक नहीं है या फिर इसमें ऐसा क्या है जो यहाँ लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रुकते हैं। और कल टैक्सी ड्राइवर गुड्डू ने भी बताया था और कल रात जो कुछ भी प्रीति के साथ हुआ था उससे ये तो पता चल चुका है कि सच में ये बंगला शायद ठीक नहीं है। और उसके बाद उसने प्रीति को कहा, चलो मैं अभी तो स्कूल जा रहा हूँ पढ़ाने, क्योंकि कल भी छुट्टी करी थी और आज थोड़ा लेट भी हो गया हूँ। बाकी मैं वहाँ से आते ही शहर में कहीं और पता कर लूँगा कोई दूसरा घर। प्रीति भी संतोष की ये बात सुनकर संतुष्ट थी। उसने कहा, ठीक है, आप स्कूल से होकर आ जाओ, फिर कहीं और देखते हैं कोई दूसरा घर। इतना बोलकर संतोष तो स्कूल चला गया, पर अब घर में नेहा और प्रीति ही थे। नेहा इधर उधर खेल रही थी और प्रीति अपने घर का सारा काम वगैरह निपटा रही थी। और घर का सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी में शायद कोई मूवी देख रही होगी, लेकिन चलती टीवी पर अचानक से जो कुछ भी हुआ उसे देखकर प्रीति की आंखें खुली की खुली रह गई और प्रीति की सांसें मानो अटक सी गई, क्योंकि प्रीति ने जो कुछ भी देखा उससे उसके होश उड़ जाएं ये तो लाजमी ही थे। क्योंकि उसने देखा जो रात को कटे सर वाली औरत और उसके जो 2 बच्चे थे उसे अपने जो बेडरूम में देखा था अब वो टीवी पर दिखाई दे रहे थे। पहले तो उसने सोचा शायद ये कोई वहम है, पर वो डरते हुए जो भी चैनल चेंज कर रही थी उसे हर चैनल पर बस यही दिख रहा था। पर अभी तक टीवी में बसे वो लोग सिर्फ दिख रहे थे। तभी उसी टीवी में से आवाज़ आने लगी। टीवी से ये आवाज़ आ रही थी, ये बंगला हमारा है और सिर्फ हमारा है। ये बंगला और किसी का नहीं हो सकता। ये हमारा बंगला है। यहाँ जो आता है वो बस मारा जाता है। प्रीति ये सब आवाज़ सुनकर बड़ी तेज़ी से टीवी के सामने ही चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रही हो हमें? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन तभी उसी टीवी में से किसी के हंसने की आवाज़ तो कभी किसी के रोने और चीखने की आवाज़ आती है और वो बस लगातार एक ही बात कह रही थी, ये बंगला हमारा है और सिर्फ हमारा है। जो यहाँ इस बंगले को लेने आएगा उसे हम मार देंगे, क्योंकि ये बंगला बस हमारा है। आवाज़ बहुत खतरनाक और बहुत डरावनी लग रही थी। तभी प्रीति चीखते चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई और नेहा को ढूंढने लगी। प्रीति की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और लगातार प्रीति के चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई थी। प्रीति ने बाहर देखा तो बाहर कहीं उसे नेहा नज़र नहीं आ रही थी। उसे अब नेहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने मना किया था कि कहीं भी नहीं जाना है। उसने सोचा कि शायद वो गार्डन में गई होगी, लेकिन जब वो भागते हुए गार्डन की तरफ गई तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। और फिर उसने बिना देर करते हुए सीढ़ियों से भागते हुए 3रे फ्लोर तक गई तो उसे साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी कि 2-3 बच्चे बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। प्रीति तुरंत उस कमरे में गई जहाँ से आवाज़ आ रही थी तो उसने देखा नेहा ने फर्श पर कुछ लकीरें खींची हुई हैं और वो उसमें अकेले ही पत्थर से अकेले पिट्ठू लंगड़ी गेम खेल रही है। और वो अकेले ही पता नहीं किससे बातें कर रही थी। जिससे भी बातें कर रही थी उनमें से कोई भी प्रीति को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद प्रीति नेहा के पास गई और उसके गाल पर खींचकर 2-3 थप्पड़ मारे।
और उसे खींचते हुए नीचे ले आई। प्रीति उसको डांट रही थी कि जब तुमको मना किया है कि अकेले इस घर में कहीं नहीं जाना है तो तुम अकेले क्यों घूम रही हो और बार बार अकेले किससे बात कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? नेहा फिर थोड़ा हंसते हुए बोली, अरे मम्मी तुम भी ना, तुम्हें तो मैंने बताया था ना कि मेरी 2 फ्रेंड हैं, प्रिया और रश्मि, उन्हीं के साथ खेल रही थी। प्रीति ने फिर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो, यहाँ कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है, अगर होती तो मुझे नहीं दिखती क्या? और दोबारा ऐसे अकेले कहीं मत जाना। उसके बाद रोते हुए प्रीति ने नेहा को सीने से चिपका लिया। फिर नेहा ने बड़े प्यार से और शांति से कहा, मम्मी वो दोनों बहुत अच्छी हैं और उनकी मम्मा भी बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा था रश्मि और प्रिया को कि मेरी मम्मी से भी मिल लो, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम आपकी मम्मी से नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी हमारी और आपकी फ्रेंडशिप हुई है। आपकी मम्मा जब मेरी मम्मा से फ्रेंडशिप कर लेंगी तब हम उनसे मिलेंगे। नेहा ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मम्मी चलो ना, आप भी उनकी मम्मा से फ्रेंडशिप कर लो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं ये घर उनका ही है और वो हमेशा से यहीं पर ही रहते हैं और हम भी उनके साथ ही रहेंगे क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। प्रीति को शायद समझ में आ चुका था कि नेहा को कौन परेशान कर रहा है और क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि प्रीति ने बेडरूम में भी एक कटे सिर वाली औरत और उसके साथ 2 बच्चे देखे थे और अभी थोड़ी देर पहले टीवी पर भी तो उसने यही देखा था। फिर प्रीति ने नेहा को कहा, बेटा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अब किसी दूसरे घर में जाने वाले हैं। आज जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो हम किसी दूसरे घर पर जाकर रहना शुरू करेंगे। ये सुनकर नेहा फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, नहीं मम्मी हम यहीं रहेंगे, ये घर बहुत अच्छा है और रश्मि और प्रिया भी इसी घर में रहते हैं, हमारी फ्रेंडशिप हो गई है और उन लोगों ने कहा था कि अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, नहीं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। बहुत अच्छे हैं मम्मी वो लोग। फिर प्रीति ने नेहा को डांटते हुए कहा, बस अब चुप हो जाओ और अंदर जाकर बैठो। लेकिन नेहा रोने लगी और ऊपर के फ्लोर की ओर भागने लगी। प्रीति ने नेहा को बड़ी मुश्किल से पकड़ा और हवा में ही इधर उधर देखकर वो चिल्लाने लगी, कौन हो तुम लोग और क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा बोलते हुए प्रीति जोर जोर से रोने लगी और इसके इतना बोलने के बाद ही थोड़ी देर में ही प्रीति को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। प्रीति ने फिर चारों तरफ देखा पर उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, बस पास में नेहा बैठी हुई थी, लेकिन हंसने की आवाज़ बहुत खतरनाक और डरावनी लग रही थी। तभी एकदम से किसी ने प्रीति के कानों में फुसफुसाया और कहा, तुम सब लोग मारे जाओगे, ये बंगला सिर्फ हमारा है और इस बंगले में कोई आ जाए तो वो जिंदा वापस नहीं जाता, क्योंकि बंगला तो सिर्फ हमारा है और अगर तुमने नेहा को हमसे दूर करने की कोशिश की तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। अगर नेहा को हमसे अलग किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर प्रीति फूट फूट कर रोने लगी और उस मनहूस घड़ी को कोस रही थी कि जिसमें उसने अपने पति संतोष को इस घर को किराए पर लिया था। आज पूरा दिन प्रीति का इसी घटनाक्रम में बीत गया। प्रीति बहुत परेशान और डरी हुई थी और आज सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था और ना ही उसको भूख प्यास लग रही थी और लगभग 2 बजे के करीबन दोपहर में संतोष भी स्कूल से वापस घर आ गया और घर में आते ही उसने देखा कि प्रीति अभी भी बहुत परेशान और दुखी थी। आज जो भी दिन भर से प्रीति के साथ हुआ था वो सब उसने संतोष को बता दिया और संतोष भी अब समझ चुका था कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन उसकी बीवी की हालत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि वो बस ऐसे ही अनाप शनाप की बातें सोच रही हैं और ऐसे ही बेतुकी बातें कर रही थी। संतोष ने भी अब मन बना ही लिया था कि अब उसे कहीं और घर लेना है। जब सुबह नेहा की तबीयत अचानक ठीक हो गई थी तो इसलिए संतोष ने अपनी वाइफ को कहा, तुम अब टेंशन मत लो, हम आज या कल में ही कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। संतोष ने इतना ही बोला था कि जहाँ पर वो दोनों खड़े थे तभी वहाँ छत का पंखा बड़ी ज़ोर से नीचे गिरा। संतोष बाल बाल बच गया। अगर वो थोड़ा इधर उधर होता तो पंखा सीधा संतोष के सर पर गिरता और उसका सर फट जाता। ये देखते ही प्रीति ने कहा, संतोष ये बंगला बहुत अशुभ है, क्योंकि कल हम यहाँ आए थे और कल से बहुत अजीबोगरीब हरकत हो रही है। फिर प्रीति ने संतोष को वो बात बताई जो उसके कान में धीरे से आवाज़ आई थी कि अगर नेहा को हमसे अलग किया गया तो कोई नहीं बच पाएगा, तुम सब मारे जाओगे। अब संतोष भी समझ चुका था कि यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है
इसलिए उसने उसी दिन वाला अखबार फिर से देखा। जितने भी घरों के एडवर्टाइजिंग थे उन सबको देखा और बारी बारी से उसने हर एक ऐड पर फ़ोन नंबर लगाया। लेकिन जहाँ भी उसने फ़ोन लगाया, आश्चर्य की बात तो ये थी कि उनमें से कोई भी घर अब खाली नहीं था। जिस भी मकान मालिक से संतोष ने बात की तो किसी ने कहा कि आज ही हमारा घर किराए पर उठा है, किसी ने कहा कि कल हमारा घर किराए पर उठा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट में बताइए। इसका अगला भाग जल्द ही आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।